तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक टॉपिक जो कि है फर्मेटीज प्रिंसिपल। इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसके ऊपर जो कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ है। हमने क्या लिखा हुआ है कि फर्मेट्स प्रिंसिपल और क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट फर्मेट्स प्रिंसिपल एंड ड्राइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। या फिर कई बार इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है स्टेट फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो जो एक्सट्रीमम पाथ वाला डेरिवेशन है वो अलग है और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए वो अलग है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, आज हम देखेंगे स्टेट फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। मैं आपको बता देना चाहूँगा इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेसिस, ब्रेविस लैटिस और साथ ही साथ सिमेट्री ऑपरेशन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि कवर करके रखा हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो कि हम फर्मेट्स प्रिंसिपल को कवर करने वाले हैं जो कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए आपको इसमें क्या लिख के आना है, डेफिनेशन लिख के आना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन 1653 Pierre de Fermat, a French mathematician, stated that a ray of light is passing from one point to another through a set of media by any number of reflection or refraction. Choose a path along which time taken is minimum or the least. तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास में एक जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पायरे डी फर्मेट, उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि क्या कहता है कि एक जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ पर जो कि है टाइम, मतलब जिस पाथ के लिए टाइम जो कि है वो सबसे कम लगे। इसी को हम जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप यहाँ तक चाहें तो बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि इसके बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी देखी गई जिसमें जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस पाथ को चूज कर रही थी जो कि मैक्सिमम टाइम ले रहा था। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर चाहें तो आपको एक चित्र की मदद से दिखाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास में एक पॉइंट ए और बी है, तो इसमें एक रे ऑफ लाइट कुछ इस पाथ से भी जा सकती है या फिर इस तरीके से भी जा सकती है या फिर स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती है। इस तरीके 3-4 पाथ चूज कर सकती है। लेकिन जो पहले प्रिंसिपल था उसमें क्या था कि लीस्ट टाइम, जो हमारे पास में टाइम है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट टाइम होना चाहिए। उसी पाथ को जो कि है एक रे ऑफ लाइट चूज करेगी जिससे उसे सबसे कम टाइम लगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन बाद में जो कि हमें एक मॉडिफाइड डेफिनेशन देखने को मिलती है क्योंकि बाद में ऑब्जर्वेशन हुए और पता चला कि ये एक जो रे ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम टाइम या फिर स्टेशनरी टाइम भी ले सकती है। तो उसी के बेसिस पर आप इसके बाद में न्यू मॉडिफाइड डेफिनेशन लिखेंगे कि ए रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द पाथ takes the least time compared to all other possible paths, but sometimes it also can be choose that path which takes maximum और stationary time। यानी कि एक जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस पाथ को तो चूज करती है जिसमें सबसे कम टाइम लगे, लेकिन कई बार उस पाथ को भी चूज कर सकती है जिसमें या तो स्टेशनरी टाइम लगे या फिर मैक्सिमम। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वही जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ की मदद से भी, मतलब इस डायग्राम की मदद से कि यहाँ पे जो कि मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन में लीस्ट टाइम लेगा और ये जो इस तरीके से पाथ है इसमें मैक्सिमम टाइम लेगी एक रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना। तो इसको हमें अब जो कि है जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सट्रीमियम पाथ यानी कि एक जो रे ऑफ लाइट है वो जो कि मैक्सिमम या फिर स्टेशनरी टाइम भी ले सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसे हमें मैथमेटिकली ड्राइव करके दिखाना है। तो चलिए हम बढ़िया तरीके से डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट वी हैव ए मीडियम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट होगा जो कि हम एजम्पशंस के तौर पे लेंगे। तो लेट वी हैव ए मीडियम विच हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम, या फिर आप लिखेंगे ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विच वेलोसिटी वी एंड जियोमेट्रिकल डिस्टेंस इज एस बिटवीन पॉइंट्स। तो आप सबसे पहले एक मीडियम को कंसिडर करेंगे कुछ इस तरीके से
इस मीडियम के अंदर आप मानेंगे हमारे पास में कोई ए पॉइंट है और जिस पॉइंट से जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो निकलेगी और दूसरे पॉइंट बी तक जाएगी। तो आप कुछ इस तरीके से दोनों को ड्रॉ कर देंगे और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टोटल जियोमेट्रिकल डिस्टेंस है वो कैपिटल एस से हम दिखा देंगे। अब आप जानते हैं कि हर एक जो हमारा मीडियम है उसके पास में कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसे हमने म्यू बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो आप इसके बाद में लिखेंगे। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम के पास में, जब किसी भी मीडियम में से कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो वो मीडियम उस रे को कितना डेविएट करेगा, कितना मोड़ देगा, इसी को हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो डैट। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा म्यू इज इक्वल टू CYV होता है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि C क्या है स्पीड ऑफ लाइट जो कि है इन वैक्यूम और V क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको हम जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, दोनों का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी V का मान निकालें तो V इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा C और म्यू जो कि है डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसके बाद में हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेप नंबर 1। देखो अब हमने ये क्या निकाल ली, यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है ना कि एक लाइट कितनी जो कि है वेग से कितनी स्पीड से चलेगी। तो अब हमें जो कि है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ds डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्या ds यानी कि एक छोटा सा डिस्टेंस a और b जो कि है टोटल a से b तक टोटल डिस्टेंस s है, तो ds जो कि है वो स्मॉल डिस्टेंस होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिखूँगा कि लेट वी एज्यूम ए शॉर्ट डिस्टेंस ds, और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ds है ये उस रे ऑफ लाइट को चलने में जो लगा समय है वो dt है। कितना टाइम उसने मतलब लिया हुआ है ds डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, dt टाइम। तो अगर हम मान लें कि dt टाइम लगा हुआ है रे ऑफ लाइट को ds डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, टोटल तो क्या है हमारा डिस्टेंस s है, तो यहाँ से dt बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगी स्पीड, यानी कि ds डिवाइड बाई v। तो dt हो जाएगा स्मॉल टाइम इज इक्वल टू ds डिवाइड बाई v। तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ पे v है तो v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे सिंपल dt यानी कि स्मॉल टाइम dt इज इक्वल टू आप ds एज इट इज़ रखेंगे और v की वैल्यू को पुट करेंगे तो डेट इज़ CY रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू आ जाएगा। तो इसको अगर आप म्यू को ऊपर कर दें तो आपके पास में थोड़ा सा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये म्यू ऊपर जाएगा तो आपके पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा dt को आप एज इट इज़ रखेंगे तो dt एज इट इज़, उसके बाद में म्यू मल्टीप्लाई में म्यू इंटू ds और डिवाइड में रहेगा c। तो आप यहाँ तक बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे की प्रोसेस को करते हैं। तो देखिए इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। अब आप बोलेंगे इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, देखो हम यहाँ पे अब निकालना चाहते हैं टोटल टाइम कि आखिर एक पॉइंट से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में रे ऑफ लाइट को कितना टाइम लगा है, वही तो हम देखना चाहते हैं। तो मैं स्टेप नंबर 2 में लिखूँगा टोटल टाइम टेकन वाई रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है ना। तो ये हमें टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो भैया मैं आपके हर एक डाउट को उड़ा डालता हूँ, आप ये भी नहीं बोल पाओ कि हम इंटीग्रेशन ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम इंटीग्रेशन ही क्यों कर रहे हैं। जब तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लगा। तो ए से भी हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ए पॉइंट से बी जा रहे हैं। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा यानी कि टोटल टाइम निकलेगा। और इस तरफ आप करेंगे a पॉइंट से b यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट म्यू इंटू ds डिवाइड बाई आपके पास में आ जाएगा c, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt से निकल के आ जाएगा t और यहाँ पे a और b को आप एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये म्यू इंटू ds
डिवाइड बाई आपके पास में आ जाएगा सी। अब देखिए आपको यहाँ से एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो कि मैथमेटिक्स में चलती है डिफरेंशिएशन की। तो यहाँ पे अब हमें जो कि है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन ही क्यों। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दोनों तरफ जो कि है डी साइन को लगाना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी है तो आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू, इस तरफ आप लिखेंगे डी इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये आ जाएगा म्यू इंटू डी एस डिवाइड बाई सी एज इट इज़। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर हम टाइम के डेरिवेटिव को मैक्सिमा और मिनिमा दिखाने के लिए टाइम के डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग कंडीशन ऑफ, क्योंकि हमें देखो टाइम ही तो बताना है ना कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इसीलिए हम कंडीशन किसकी लगाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें टाइम के डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब आपके पास में, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। तो अब मैं जो कि यहाँ पे आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करा है कि टाइम के डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा है ताकि आपको मैक्सिमा मतलब जो टाइम है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिल सके। तो आप यहाँ पे अब इक्वल्स टू में लिखेंगे डी, और ये ए से बी लिमिट म्यू इंटू डी एस इक्वल्स टू आप लिखेंगे ज़ीरो, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे। तो इसके बाद में डी ए से बी लिमिट एज इट इज़, और ये हो जाएगा म्यू डी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप बोलेंगे कि ये सी कहाँ पे गायब हो गया, तो भैया यहाँ से सी साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़ीरो से, तो भैया ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास में लिमिट ए टू बी म्यू इंटू डी एस बचेगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इक्वल्स टू, और जब भी आपके पास में ए टू बी म्यू इंटू डी एस है तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी म्यू इंटू डी एस की जो वैल्यू होगी वो या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। यानी कि इस पूरी वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है अगर वो म्यू इंटू डी एस है, ठीक है ना, तो वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो इसको आप लिखेंगे म्यू इंटू डी एस, म्यू क्योंकि कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो तो कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा ए टू बी डी एस इज इक्वल टू एक्सट्रीमम। देखो मैक्सिमम या फिर मिनिमम को आप एक्सट्रीमियम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। म्यू तो क्या है, हर एक उसके पास में क्या रहता है, कांस्टेंट। तो डी एस का इंटीग्रेशन अगर आप कर दें विदाउट अभी लिमिट लगाए हुए तो टोटल तो होगा एस, तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या, एक्सट्रीमम। यानी कि एक जो रे ऑफ लाइट है वो उस पाथ को भी चूज कर सकती है जिस पर जो कि है जिस तक पहुंचने के लिए उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक लाइन और लिख देंगे जो कि ऑप्टिकल पाथ डेल एस इज इक्वल टू आप लिख देंगे म्यू इंटू एस, जहाँ पे एस आपकी टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल टू एक्सट्रीमम। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर पूरा का पूरा लिख के आना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कृपया करके कमेंट करें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमारी प्रीवियस वीडियोस जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी हैं, जिसमें थेवेनिन्स थ्योरम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इन सभी थ्योरम्स के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हैं इनके ऊपर वीडियोस पहले ही तैयार हैं, तो उनको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।